हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का नेक्स्ट जो वीडियो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट हमने पढ़ा था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब हम देख चुके थे। नेक्स्ट हम करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का हमारा कौन कौन सा राइट है देख लीजिए। पहला, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकता है। In case of their violation terms by the B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों जगह जा सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी वायलेशन हो रही है अगर आपका जो वायलेशन हो रही है तो आप जा सकते हैं। और इस चीज़ को आर्टिकल 226 को क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड बाय विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 226 इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 जो है 4/ shall not be suspended except according to the provisions of the constitution। तो जो आर्टिकल 34 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, आप ये भी याद रखिए कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स ए फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर फंडामेंटल राइट्स हैं जो अगर वो वायलेट होते हैं, ये मैंने पहले लास्ट जो है लेक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट्स बताए थे। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं किसी भी वजह से तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिट्स जारी कर सकता है। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो बड़ी कॉमनली पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है या सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन जो रिट इशू करने की पावर है, रिट इशू करने का जो एरिया है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। हाई कोर्ट आपको अलग अलग चीज़ों के लिए रिट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही रिट इशू कर सकता है। तो ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के अंदर है रिट इशू करने की, ये याद रखिए। और रिट इशू करने की पावर है, ये बात रखिए, याद रखिए। वैसे जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का वो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊंचा न्यायालय है, सबसे बड़ा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिट। रिट कितनी तरह की होती है जो हम रिट जो हाई कोर्ट इशू कर सकता है? सबसे पहले फ्रेंड्स, रिट इसको बोलते हैं हैबिस कर्पस। इसका नाम हैबिस कर्पस है। इसका मीनिंग क्या है? टू हैव द बॉडी। आपके पास बॉडी है, मतलब आप उस, तो अभी पूरा आप समझ लीजिए फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। इसका पर्पस क्या है? टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। तो अगर किसी बंदे को, मान लीजिए आपने किसी को किडनैप कर लिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट में जाकर क्या कहेंगे कि हैबिस कर्पस इशू कर दो। किसके लिए? कि किसी बंदे को किसी ने अनलॉफुली, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग नहीं अरेस्ट कर रखा, वैसे ही किडनैप कर रखा है, या वैसे किसी को किडनैप कर रखा है, या किसी को उठा के ले गया, कुछ भी, तो आप हैबिस कर्पस इशू करवाएंगे। या फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर आपको अरेस्ट करके ले जाते हैं और उन्होंने क्या किया, शो नहीं कर रखा कि हाँ इसको अरेस्ट किया, तो आप फिर हैबिस कर्पस कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने जैसे कि 22 तारीख को उठाया था और इन्होंने 25 तारीख तक जो मतलब शो ही नहीं किया अरेस्ट, तो फिर आप ये डाल सकते हैं कि हमारा बंदा गया कहाँ, जो हमारा पर्सन है वो कहाँ गया। तो हैबिस कर्पस है टू हैव द बॉडी, याद रखिए। जो अनलॉफुली किसी को हम अरेस्ट कर लेते हैं या किसी को किडनैप कर लेते हैं, उसको रिलीज करवाने के लिए हैबिस कर्पस इशू करवाई जाती है। नेक्स्ट होता है मैंडामस। मैंडामस क्या होता है? वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक सिविल सर्वेंट है, कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, XYZ बंदा किसी भी डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, मतलब कि वो पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट में है, या फिर वो रोडवेज में है, वो बंदा अगर अपना काम अपनी ड्यूटी टाइम पे नहीं कर रहा, तो आप उसके खिलाफ मैंडामस डाल सकते हो कि हम कमांड कर रहे हैं कि ये बंदा अपनी ड्यूटी अच्छी तरह नहीं कर सकता, और हम वो डालते हैं। तो फिर जो लोअर कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी कोई भी जो इशू कर सकते हैं रिट कि ये बंदा अपना काम क्यों नहीं कर रहा। नेक्स्ट होता है सैनिटरी। सैनिटरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट देना किसी को। टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो जब हम सैनिटरी इशू करवाते हैं, क्या होता है कि मान लीजिए लोअर कोर्ट ने हमें अरेस्ट करने के आदेश दे दिए, लोअर कोर्ट ने कि इस बंदे को अरेस्ट कर लो। अब क्या हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे कि हम इस वजह से हमें अरेस्ट करने के ऑर्डर मिले हैं तो हमें बेल दी जाए, तो बेल मिल जाती है। वो सैनिटरी होता है कि जो छोटे कोर्ट के जो है कोई मतलब कि इन्फीरियर कोर्ट है, उसके जो आदेशों को नल एंड वॉइड कर देना, उसके जो आदेशों को है खत्म कर देना, क्वैश कर देना, कि जो तो वो होता है सैनिटरी। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर चीज़ें समझ आ रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि दूसरों को ये चीज़ें समझ आ सके। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स प्रोहिबिशन, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। प्रोहिबिट मतलब रोकना किसी चीज़ को, तो किसी चीज़ को रोकने का एक्ट होता है ये प्रोहिबिशन। टू प्रोहिबिट द इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम continuing the proceeding in a particular case where it has no jurisdiction to try। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपका केस चल रहा है किसी छोटे कोर्ट में, लोअर कोर्ट में आपका केस चल रहा है। एग्जांपल से समझाता हूँ, लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, आपको पता चल गया कि यार ये केस मतलब यहाँ पर लड़ने वाला नहीं है, ये केस हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये केस यहाँ का नहीं है?
अब वहाँ पर सेशन जज बैठा है, वहाँ पर जो है जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठा है। अब डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में आपको डिफरेंस नहीं पता होगा, ये मैं दूसरी वीडियो के अंदर पहले ही कवर कर चुका हूँ। अगर नहीं कवर मतलब नहीं समझ आया तो फिर दोबारा से पूछ लीजिए, मैं वो भी बता दूंगा। तो अगर मान लीजिए अब उस वकील बताएगा कि यार इस कोर्ट में ये पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये केस यहाँ पर लगा हुआ है, एक्सेप्ट हो गया केस, तो किसी के मन में ये भी हो सकता है कि सर अगर वो केस मतलब कि वो कोर्ट उस केस को हैंडल नहीं कर सकता तो फिर वो केस लेगा ही क्यों। कई बार क्या होता है, जज केस ले लेते हैं, केस एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन उनके पास पावर नहीं होती, तो हम बड़े कोर्ट में चले जाते हैं, तो वो प्रोहिबिट कर देता है। बड़ा कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट कहेगा कि ये केस मेरे पास मंगवाओ, हम इस केस को देखेंगे। ये केस क्या हो सकता है, पब्लिक केस हो सकते हैं जिसमें कि पब्लिक की बात हो रही हो, कोई पर्सनल केस भी हो सकते हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो। तो मतलब छोटे कोर्ट में अगर अन्याय हो रहा हो तो आप बड़े कोर्ट में जा सकते हैं, अपर कोर्ट में आप जा सकते हैं, तो वो प्रोहिबिशन ऑर्डर लेना पड़ता है। नेक्स्ट होता है क्यो वारंटो। अब क्यो वारंटो क्या आता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसका मतलब है क्यो वारंटो का, टू रिस्टेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। मतलब आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, जैसे कि रोडवेज में क्या होता है, रोडवेज में मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ठीक है ड्राइवर की तबीयत खराब हुई, उसने लीव नहीं ली, उसने अपने भाई को उसकी जगह पे भेज दिया, तो आप क्यो वारंटो लेके उसको उसी टाइम पे उठवा सकते हो सीट से। अगर बस की वो सीट पे बैठा है कि हाँ भाई तू ड्राइवर की सीट से खड़ा हो, तेरे पास हमारे पास तेरे लिए अरेस्ट वारंट है, तेरे पास क्या ऑफिशियल ड्यूटी है कि तू यहाँ पर आके बैठ के इस यहाँ पर काम कर रहा है, तू मतलब पब्लिक के ऑफिस में क्या कर रहा है तू। तो ये होता है क्यो वारंटो की तेरी क्या अथॉरिटी है, तो हम क्यो वारंटो इशू करेंगे। तो फ्रेंड्स होते ये सारे हाई कोर्ट्स की जो रिट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट्स की रिट्स होती हैं, होते ये सारे कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग रखा गया है। अलग अलग नाम रखने का मतलब है कि बंदा समझ जाता है हम हेर्बस कॉर्पस इशू करवा रहे हैं, मैंडामस इशू करवा रहे हैं, सेल्टरी इशू हो रही है, प्रोहिबिशन या क्यो वारंटो। तो आपको समझ आ गया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ आ गया। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ हमसे पूछ लीजिए, हम आपका डाउट वो क्लियर कर देंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, उसके अंदर आते हैं डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब स्टेट के पास कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट अपने हिसाब से चलाएगा। क्या फंडामेंटल राइट तो सभी के लिए, भारत में रहते तो फंडामेंटल राइट सभी के लिए केवल है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ये क्या है, हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी हो सकती है, वो उस पॉलिसी के हिसाब से काम करेगा। आर्टिकल कौन से डील करते हैं, 36 से 51 याद रखिए। आर्टिकल 36 37 क्या है, डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर जो फोर्थ पार्ट में जो कौन कौन से इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनकी डेफिनेशन और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लागू होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 38, टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट ए सोशल ऑर्डर विच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो क्या हो सकता है, आर्टिकल 38 के तहत डीपीएसपी लागू किया जा सकता है, कोई भी एक ऑर्डर पास किया जा सकता है जो कि वेलफेयर पीपल के वेलफेयर के लिए लागू किया जाएगा। तो आर्टिकल 38 है, आप लोग जा सकते हैं कोर्ट में डीपीएसपी बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। तो स्टेट के बाद फॉलो किया जाता है, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो पॉलिसी बनाने के लिए स्टेट फॉलो करेगी। आर्टिकल 40, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 बहुत महत्वपूर्ण है कि विलेज पंचायत की बात की जा रही है। चलिए विलेज पंचायत बताइए कौन सी अमेंडमेंट है, ये कौन सी अमेंडमेंट है और कब हुई लागू हुई, मैं पहले ये बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो एक वीडियो बना हुआ, वो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस की गई हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा से बता दूंगा। और आर्टिकल 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। तो ये भी एक आर्टिकल 41 के तहत है कि हमें काम दो, हमें एजुकेशन दो, हमें पब्लिक असिस्टेंट दो केसेस में। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए, सीधा आर्टिकल पूछा जा सकता है। टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43, लिविंग वेज होनी चाहिए कुछ कम से कम फॉर द वर्कर्स। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ये लागू होना चाहिए लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। आर्टिकल 45। तो फ्रेंड्स जो डीपीएसपीज हैं ये जरूरी नहीं कि लागू हों, ये स्टेट चाहे तो लागू कर भी सकती है, ना चाहे तो नहीं भी लागू हो सकते। और आर्टिकल 45, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल के छोटे बच्चे को जो है एजुकेशन देनी है और वहाँ पर उनको क्या है कि उनकी चाइल्डहुड केयर भी करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल 46, टू promote the educational and economic interest to the weaker section of society especially for scheduled caste and scheduled tribes। जो SC/STs हैं उनके जो है फेवर में बातें करनी है, उनके फेवर में काम करने है, ये आर्टिकल 46 कहता है। डीपीएसपी को स्टेट को बताता है आर्टिकल 46 कि आप लोग
SC ST को ऊपर उठाने का, वीकर सेक्शन को ऊपर उठाने का काम कीजिए, आप उनके लिए अच्छे से अच्छे स्टेप लीजिए। आर्टिकल 47 इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो इंप्रूवमेंट करनी चाहिए पब्लिक हेल्थ की और प्रोहिबिशन करनी चाहिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। तो ड्रग्स आजकल आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है ड्रग्स। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन अलग से बननी चाहिए। और आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट ऑल द मोनूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी हिस्ट्री के और नेशनल इंपॉर्टेंस के मोनूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ये भी DPSPs है। आर्टिकल 50 टू ब्रिंग ऑल द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखना है। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 से 51 पे जो आर्टिकल्स हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से एग्जाम के अंदर 1 या 2 आर्टिकल मिल जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 48 किससे डील करता है, आर्टिकल 51 किससे डील करता है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पार्ट 4A। तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A है, याद रख लीजिए। इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ऑन द रिकमेंडेशंस। ये जरूर याद रखिए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी, 1976 के अंदर हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंसर्ट की थी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इट वाज टेकन फ्रॉम द एस्टवाइल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR। और हमने कहाँ से ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज, USSR की कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्या बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली, रशिया से, USSR से। कौन सी कमेटी बनाई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। कब ऐड की गई, 42nd अमेंडमेंट 1976। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिए क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये ड्यूटीज होनी चाहिए। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो नेशनल आइडल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो लोग हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनसे भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर कभी हमें जंग के लिए बुलाया जाए कि हमारा देश खतरे में है तो हमें जाना चाहिए और हमें जाना पड़ेगा। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जब कभी भी खतरे में हो तो हमें बचाने के लिए जाना चाहिए। To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religions, linguistic and regional sectional diversity, to renounce practice derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of for our composite culture। तो कुछ भी गलत हो रहा है, हमें आपस में भाईचारा निभाना चाहिए। लिंग्विस्टिक बेस पे, रिलीजन बेस के, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हमें रोकना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो मतलब वाइल्ड लाइफ है, एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हमें क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है इंक्रीज करना है, डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना है, इंसानियत को बढ़ावा देना है और अंधविश्वास हमें खत्म करना है। नेक्स्ट है टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जूर वायलेंस। तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना और वायलेंस से दूर रहना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ड्यूटी है वो है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, टू सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स फॉर एंडेवर एंड द अचीवमेंट। तो हमें देश के साथ हमेशा मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारा देश बढ़ सके। नेक्स्ट है द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 51A each parent or guardian to provide opportunity for education to child or ward between the age of 6 to 14। तो जो 86th अमेंडमेंट थी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना कंपलसरी हो गया है। ये भी उनकी एक फंडामेंटल ड्यूटी बन गई है, याद रखिए। पार्ट फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर यूनियन 51 से 151। अब यूनियन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट होता क्या है, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्स्ट हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होता है। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। तो स्टेट का मतलब इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है।
The 42nd Amendment of the Constitution has made it obligatory on the part of President to accept the advice of Council of Ministers. However, 44th Amendment Act amended the word obligatory and added the President can send the advice of for reconsideration. तो जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें क्या कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट पे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बात कहेंगे वो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुई 44th कि प्रेसिडेंट की मर्जी वो माने या ना माने वो बात रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। तो ये अमेंडमेंट जरूर याद रखिए। 42nd कब हुई थी, इसके अंदर क्या हुआ था, और 44th कब हुई थी, इसके अंदर क्या हुआ था। ये दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं प्रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं तो एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो सारी होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा नीचे। एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट, तो उसके पास कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज consisting of elected members of both houses of the parliament and elected members of the legislative assembly of the state। तो जो बोथ हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों हाउसेज हैं, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और जितने भी एमएलएज होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो सभी वोट डालते हैं, इनडायरेक्ट वोट करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो याद रख लीजिए एमएलए और एमपीज, राज्यसभा के एमपीज और सभी जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं सभी स्टेट्स की, उनके एमएलए मिलकर जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 द एक्सप्रेशन स्टेट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसके अंदर जो ये स्टेट वर्ड डाला उसके अंदर दिल्ली भी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी भी डाल रखा है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ऑल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो जो क्या होता है फ्रेंड्स, कहीं पर ओनली मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव जैसे कि अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। तो स्टेट के अंदर भी हो सकता है, और ऐसी 8 स्टेट हैं जहाँ पर है। तो 8 स्टेट कौन कौन सी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। पहले मैं बता चुका हूँ। और फ्रेंड्स इसके अंदर कोई भी मान लो डिस्प्यूट होता है इलेक्शन में, इलेक्शन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट रहता है तो वो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो है डिस्प्यूट सॉल्व होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स इम्पीचमेंट प्रोसीजर। अब प्रेसिडेंट को हटाना कैसे है, प्रेसिडेंट को हम हटा कैसे सकते हैं भारत के अंदर, तो वो एक इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है। इट इज क्वासी जुडिशियल, मतलब कुछ इसमें जुडिशियल है और कुछ इसमें पार्टिसिपेशन होती है दूसरे लोगों की। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा वो नहीं माना, तो उसको इम्पीच किया जाएगा। द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अब इम्पीचमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। इम्पीचमेंट एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो लंबा प्रोसीजर किसी को जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं सारा प्रोसीजर बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस में पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को हटाने का एक प्रोसेस है, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ये जो मतलब कि इनिशिएट कहाँ से हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी इनिशिएट हो सकता है, कोई कहीं से भी ये शुरू किया जा सकता है। क्यों होता है, अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, कहीं वायलेशन किया, तो फिर प्रेसिडेंट को हटाने का ये प्रोसीजर होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है। जनरली 5 साल का टेन्योर होता है और उसके बाद उस पर कोई अपर लिमिट नहीं है। वो एन टाइम कोई भी एक बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है, एन नंबर ऑफ टाइम वो प्रेसिडेंट बन सकता है। आर्टिकल 57 के तहत है ये। ही कैन गिव रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर द फुल टर्म, मतलब 5 साल से पहले भी अगर वो मतलब चाहे कि मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ना चाहता हूँ, तो वो छोड़ सकता है। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट 1,50,000 पर मंथ है। अब अपडेट हो गई है तो अब सैलरी और बढ़ चुकी है। इन केस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू द डेथ, resignation or removal, the vice president acts as a president. If he not able, then chief justice of India. If not, then the senior most judge of supreme court shall act as a president of India. मान लीजिए किसी भी कारण से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है, कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो ऑफिस नहीं संभाल पा रहे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट अपने आप प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो एक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज अवेलेबल नहीं है, तो उससे जो जूनियर जज होगा वो होगा। तो मतलब इस तरह से चलता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी 1 मिनट के लिए भी वैकेंट नहीं रहेगा, अपने आप पावर्स आगे आगे चली जाती हैं। ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये आ सकता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वैकेंट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। द फर्स्ट एंड ओनली प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पहला और आखिरी प्रेसिडेंट है जो
अब तक का जो ऑफिस के अंदर जिनकी मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वॉज आल्सो द प्रेसिडेंट विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर, तो वो सबसे कम टाइम के शॉर्टेस्ट टेन्योर के प्रेसिडेंट थे। 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रणब मुखर्जी एंड 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद। तो याद रख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं, तो पावर्स की बात करते हैं। ही इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कि वो फॉर्मल हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद जो आर्मी की जितनी भी कमांड्स हैं प्रेसिडेंट के अंदर आती हैं। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई अथॉरिटीज, लाइक प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है, अदर मिनिस्टर ऑफ यूनियन, जजेस, गवर्नर ऑफ स्टेट, अपॉइंट चीफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ही सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। तो वो किसी को भी हटा सकता है, यूनियन के किसी भी मेंबर को हटा सकता है, एमपी को हटा सकता है, और जजेस को हटा सकता है, गवर्नर को हटा सकता है, चीफ आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स को हटा सकता है और लगा भी सकता है उनको। उसके बाद फ्रेंड्स ही अपॉइंट्स 12 मेंबर ऑफ स्पेशल रिप्यूट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में वो 12 जो मेंबर्स को वहाँ पर मतलब इलेक्ट करते हैं। 2 मेंबर्स इन लोकसभा, लोकसभा में 2 मेंबर्स को वो अपॉइंट करते हैं ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ही हैज़ द पावर ऑफ पार्डन, वो पार्डन की क्षमता रखते हैं टू ए क्रिमिनल इन स्पेशल केसेस, तो कुछ स्पेशल केसेस में उनके पास पार्डन की पावर भी है। वो किसी भी टाइम पे डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस, वो वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और शांति भी कंक्लूड कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हैज द वीटो पावर, मतलब पार्लियामेंट उसको अप्रूव करे लेकिन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स भी होती हैं। वो वीटो पावर्स कौन कौन सी हैं अभी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अभी आपको। अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट टू सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद डेथ सेंटेंस। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसका मृत्यु दंड रोक सकता है कि उसको मृत्यु नहीं देनी। मान लीजिए किसी को दिए कि हाँ उसको सारी उम्र जेल में रखना है तो उसको क्या है, उसकी जो उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से वो उसकी जो सजा है वो कम की जा सकती है। किसी को सजा मतलब 10 साल सजा मिली है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सजा खत्म कर सकता है। किसी लेडी को मान लो सजा मिली है तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कहेगा कि ठीक है इस लेडी को बाहर निकाल दो, इसको जेल में नहीं रखना है। तो इस तरह से ये जो पार्डन हो गया, रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिमिशन हो गया और इसके बाद कम्यूट, रेमिट, सस्पेंड, तो ये सारी पावर्स आर्टिकल 72 के दौरान प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर आपको अलग अलग जानना है कि सर पार्डन क्या होता है, रिस्पाइव क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ आपको अलग अलग बता दूंगा। अंडर आर्टिकल 123 123 आर्टिकल के दौरान प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो 123 आर्टिकल के दौरान प्रेसिडेंट कुछ भी एक ऑर्डर जारी कर सकता है जिसको कि ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जब पार्लियामेंट नहीं है। अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो फिर पार्लियामेंट ही बनाएगी कोई भी एक्ट, लेकिन वो तो एक्ट हो गया। लेकिन अगर कुछ मान लीजिए क्विक एक्शन लेना है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो जल्दी से सेशन में नहीं बुलाया जाएगा, फिर ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे और वो ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट पहली मीटिंग होगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस सेशन को उसको पास करना पड़ेगा उस जो ऑर्डिनेंस को, तो उसके बाद वो बिल बनेगा, बिल बनने के बाद वो एक्ट बनेगा। अब उस मैंने ऊपर बात की थी वीटो की कि प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं। वो वीटो पावर्स होती क्या है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी मर्जी कर सकता है। अब उसके अंदर कौन कौन सी वीटोज हैं और उन वीटोज का क्या नाम है, क्या क्या पावर है, देख लीजिए। एब्सोल्यूट वीटो, जब कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा वो चाहे तो उसको विद होल्ड कर सकता है, विद होल्डिंग द असेंट टू बिल, चाहे तो वो असेंट दे सकता है चाहे तो वो विद होल्ड कर सकता है। एब्सोल्यूट वीटो वो उसकी मर्जी है। नेक्स्ट होता है क्वालिफाइड वीटो, कैन बी ओवर रिटन बाय द लेजिस्लेटर विद द हायर मेजोरिटी। तो मतलब क्वालिफाइड क्या होगा, उसने एक बार बिल को वापस भेज दिया प्रेसिडेंट ने, उसके बाद क्या प्रेसिडेंट के बाद दोबारा से बिल आ गया तो उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा। मतलब प्रेसिडेंट एक बार किसी बिल को वापस भेज सकता है पार्लियामेंट में, दोबारा नहीं, दोबारा अगर बिल पास होकर आ गया तो उसको पास करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट होता है सस्पेंसिव वीटो, कैन बी ओवर रिटन बाय द लेजिस्लेटर विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। तो वो सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो होती है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है पॉकेट वीटो, डिले इन गिविंग असेंट टू बिल। मान लीजिए कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट चाहते कि इस बिल पे साइन नहीं करते तो वो अपने पास रख लेते हैं बिल को अपनी पॉकेट में डाल के, इसलिए नाम है उसका पॉकेट वीटो कि उसको कुछ जवाब भी नहीं दे रहे, ना ही वापस कर रहे हैं, ना ही उसको कैंसिल कर रहे हैं, ना ही उसको भेज रहे हैं वापस, ना ही उसको असेंट दे रहे हैं कि ठीक है बिल पास हो गया। तो सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है वीटो पावर का, जो पॉकेट वीटो का। हैज बीन एक्सरसाइज ओनली ट्वाइस, 2 बार हुई है। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन पेप्सू बिल केस, पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूज किया था पेप्सू बिल केस में, सस्पेंशन वीटो यूज की थी उन्होंने। और दूसरी बार ज्ञानी जैल सिंह इन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल इन 1986 उन्होंने पॉकेट वीटो यूज की थी। तो एक बार पॉकेट वीटो यूज हुई है और एक बार ही सस्पेंसिव वीटो यूज हुई है। तो इन वीटो पावर्स का जो यूज सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुआ है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी क्या है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है तो अभी मैं आपको एमरजेंसी पावर्स और करवा देता हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग एमरजेंसी पावर्स।
टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं आर्टिकल 252। टू प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, वो स्टेट के अंदर आर्टिकल 256 वो लागू कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगा सकते हैं आर्टिकल 260। तो ये आर्टिकल्स याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी दूसरे लेक्चर के अंदर करवा चुका हूँ। ये इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे ये काम कर सकता है। जस्टिस एच हिदायतुल्लाह वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट 1969 से 1969, मतलब ये 1 महीने के आसपास प्रेसिडेंट रहे थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि प्रेसिडेंट रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों प्रेसिडेंट नहीं थे, तो ये एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट, ये भी देख लीजिए। आर्टिकल 63 के दौरान एक जो पोस्ट है आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट ए वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो उसको क्या है, दोनों हाउस इलेक्ट करेंगे। द प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो राज्यसभा का वो है एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, वही वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। वाइस प्रेसिडेंट अलग से कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन वो जो चेयरमैन है वही वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। एज मेंशन इन आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 के तहत तो प्रेजेंट सैलरी 1,25,000 रुपये उनकी। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर मोहम्मद हमीद अंसारी। द फर्स्ट एंड ओनली वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस वाज श्री कृष्ण कांत। तो जो कृष्ण कांत थे, जो 1997 से 2002 के अंदर जो ऑफिस के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स ये तो हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और करंट अफेयर के लेक्चर्स डेली आ रहे हैं, वो जरूर देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और थैंक यू सो मच।